साहब के असद कैसर साहब ने एक बड़ा दावा कर दिया है और उन्होंने ये कहा कि 41 लोग ऐसे थे जो आज़ाद उम्मीदवार थे और ये जो 41 आज़ाद उम्मीदवार थे ये सारे के सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर चुके हैं, यानी एक बंदा भी नहीं टूटा। ये कैसे हो सकता है कि एक बंदा भी ना टूटे? यानी ये तो कभी हुआ ही नहीं और हो ही नहीं सकता। इसके बारे में तो सबके दावे थे कि बंदे इधर चले जाएंगे, उधर चले जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जीतेंगे भी वही जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ गद्दारी करेंगे और वो पहले कमिटमेंट देंगे कि वो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के पास जा रहे हैं। 41 में से एक भी बंदा नहीं टूटा। मिसाल के तौर पे कुछ चीज़ें आपके सामने रखता हूं कि हर बंदे को पता है कि अगर वो नहीं टूटेगा और इमरान खान के साथ खड़ा रहेगा तो वो गिरफ्तार भी किया जा सकता है। उसे पता है कि उसे जबरी तौर पे गुमशुदा भी किया जा सकता है, उसका कारोबार तबाह किया जा सकता है, उसकी फैमिली का कारोबार तबाह किया जा सकता है, मजीद मुकदमात उसके ऊपर बनाए जा सकते हैं, ख़ानदान वालों के लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी, उसे नाअहल किया जा सकता है, बेशुमार मुसीबतें उसके ऊपर नाजिल हो सकती हैं इस मुल्क में अगर वो इमरान खान के साथ खड़ा रहा। फिर भी एक भी बंदा नहीं टूटा। और दूसरी तरफ लालच क्या थी? वजारतों की लालच, पैसे की लालच, ताकत की लालच, आइंदा के इंतखाबात की लालच, हर चीज की गारंटी और लालच दिए जाने के बावजूद एक भी बंदा नहीं टूटा। तो ये क्या किया? ये क्या किया इमरान खान ने कि बंदे टूट नहीं रहे। पाकिस्तान तो ऐसा नहीं था। पाकिस्तान में तो बंदे यूं टूट जाते थे, मसला ही कोई नहीं होता था। पीपल्स पार्टी जैसी मजबूत जमात को तोड़ के परवेज मुशर्रफ साहब ने बड़े आराम से एक और पीपल्स पार्टी में ग्रुप बना लिया था और अपनी हुकूमत करते रहे 5 साल। मुस्लिम लीग काफ को बड़े आराम से तोड़ के शहबाज शरीफ साहब ने पंजाब में एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया था और बड़े आराम से अपनी हुकूमत चलाते रहे थे शहबाज शरीफ साहब भी। तो यहां तो पूरी की पूरी जमातें टूट जाती थी, इधर एक बंदा भी नहीं टूट रहा। ये कैदी नंबर 804 ने किया क्या है, इसको जरा समझिए। इमरान खान जो है ना, वो अब खुद अपने आप में एक सिस्टम बन चुका है। उसकी खुद की अपनी एस्टेब्लिशमेंट है। उसने पाकिस्तान के आम लोगों को ख्वाब दिखाए हैं और एक अजीब सा सहर उसने पाकिस्तानियों के ऊपर तारी कर दिया है और फिर उसके बाद एक भी बंदा नहीं टूटा। ये पाकिस्तान में नहीं होता था। लोटे सरेआम फिरते थे। इमरान खान की अपनी पार्टी के अंदर लोटे बनते थे, लेकिन इमरान खान ने जो लोटों के साथ किया और उसके बाद जो पब्लिक ने लोटों के साथ किया 17 जुलाई 2022 को, उसके बाद एक हमने देखा पाकिस्तान में एक नया ट्रेंड आया। जो लोटा बनता है पाकिस्तान के लोग उसको छोड़ते नहीं, लोग जाग गए हैं। उनकी सियासत तबाह हो रही है। वो बैठ के टीवी चैनल पे कहते हैं जी हम अगर अपनी वफादारी बदलेंगे हमारे हल्के में लोग हमें नहीं छोड़ेंगे, लोग हमें मारेंगे, हमें जलील करेंगे। ये है वो बदलता हुआ पाकिस्तान जहां पे फैसले चंद हाथों से और चंद ओहदों के हाथ से निकलकर ये फैसले पाकिस्तानियों के हाथों में जा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। जमहूरियत यही होती है जहां पे फैसले पब्लिक की विल के साथ होते हैं। वहां फैसले बंद कमरों के अंदर नहीं होते। वहां फैसले चंद ताकतवर लोग नहीं करते, अशराफिया नहीं करती। वो फैसले 25 करोड़ पाकिस्तानी कर सकते हैं। तो अब फैसला जो है वो पाकिस्तानियों के हाथ में आ चुका है और सूरत हाल यकसर तब्दील हो चुकी है। ये किया इमरान खान ने इस मुल्क में। अब जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है उस पर अमल दरामद के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जुमेरात वाले दिन यानी 11 मुहर्रमुल हराम को अपनी मीटिंग कॉल कर ली और उन्हें अपना इजलास तलब कर लिया है। यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अब इसके ऊपर मुशावरत करनी होगी और मुशावरत के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देनी होगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी 41 लोग हैं इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बाकायदा हिस्सा बनाना होगा। 2 MNA रह जाएंगे जो हिस्सा होंगे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के, जिनमें एक जो है वो साहबजादा हामिद रजा और एक जो है अली अमीन गंडापुर के भाई फैसल अमीन गंडापुर साहब। ये दोनों MNA वहां पे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में रह जाएंगे और बाकी सारे के सारे जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा होंगे। अब आप आए इस बात पे कि इलेक्शन कमीशन क्या कर सकता है। देखिए, इलेक्शन कमीशन के ऊपर बहुत दबाव है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद ना करे। कुछ सहाफ़ी जो है वो ये क्लेम भी कर रहे हैं कि ये फैसला कर दिया गया है कि चाहे तौहीन अदालत लगे चाहे कुछ भी हो, इस फैसले पर अमल दरामद नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन ये मुमकिन नहीं है। देखिए कैसे मुमकिन नहीं है ये मैं आपको बता देता हूं। अली अमीन गंडापुर ने मखसूस नशिस्तें PTI के अलावा दीगर लोगों को देने से इनकार कर दिया था और हलफ नहीं लेने दे रहे थे। लेकिन उनके पास एक्चुअली इतनी बड़ी मेजॉरिटी थी कि जब भी वो हॉल से निकलते थे असेंबली से, तो असेंबली के अंदर कोरम ही पूरा नहीं होता था। उनकी मेजॉरिटी इतनी ज्यादा है। तो PDM की जमातें ये नहीं कर सकती।
अगर पीटीआई के अपने लोग भी बैठे रहेंगे असेंबली के अंदर तो कोरम पूरा हो जाएगा, लिहाजा कोरम की निशानदेही वहां पे हो नहीं सकती, इन लोगों को बाहर निकाला नहीं जा सकता। एक बात तो ये है। दूसरा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अदालत ने साफ कहा है कि अगर किसी बात में कोई प्रॉब्लम है तो आके चैम्बर में पूछ लीजिएगा, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, ये आज़ाद उम्मीदवार उनको ज्वाइन करना चाहें, जिस जमात को भी ये ज्वाइन कर लें, इनकी ज्वाइनिंग आप करवा दें। तहरीक इंसाफ पॉलिटिकल पार्टी थी, तहरीक इंसाफ पॉलिटिकल पार्टी है, लिहाजा इसको ज्वाइनिंग करवाने का हक है। अब वो वहां पे ज्वाइन कर लेंगे। दूसरा, उन्होंने ये कहा था कि फिर मखसूस नशिस्तों के ऊपर जो हक है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। 15 दिन के अंदर उनके पास जितने बंदे आ जाएंगे उसकी बुनियाद के ऊपर वो अपनी मखसूस नशिस्तों की एक फहरिस्त जमा कराएंगे और उसके मुताबिक उनको वो सीटें मिल जाएंगी। मामला बड़ा सिंपल है। अब पीएमएलएन का तो इसमें रोल ही कोई नहीं है। हुकूमत ये फैसला करने वाली होती कौन है कि सीटें किसको देनी है और किसको नहीं देनी, क्योंकि वो तो कोरम की निशानदेही भी नहीं कर सकते, उनके नंबर इतने ज्यादा नहीं है। और तहरीक इंसाफ के पास और ये जो ज्वाइनिंग दे रहे लोग, इनके अपने नंबर इतने ज्यादा है कि वहां पे कोरम की निशानदेही के बावजूद ये इजलास चलवा सकते हैं। तो नाज़रीन, हुकूमत तो इस मामले में ना 3 में ना 13 में ना उनका काम है ये, ना वो इसके अंदर कुछ कर सकते हैं। ये तो काम है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कि सबसे पहले वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरों को तस्लीम करें। हलफ तो वो पहले ही ले चुके हैं। और उसके बाद अगला काम यह है कि मखसूस नशिस्तों की जो लिस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फराहम करे, उनको वहां से नोटिफाई कर दें। फिर वो पहुंच जाएंगी असेंबली के अंदर हलफ लेने के लिए। और कोरम की निशानदेही तो हो नहीं सकती क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अकेली भी मौजूद होगी तो इतनी बड़ी उनकी तादाद है कि उनका कोरम पूरा हो जाएगा असेंबली का। तो ये है जनाब इसकी सूरत हाल, और ये अमल दरामद करना ही पड़ेगा। हुकूमत इसके अंदर अपील के अंदर गई है, देखते हैं कि इस पर कोई स्टे होता है या नहीं होता। लेकिन मेरे ख्याल में क्योंकि फैसला आ चुका है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का और फुल कोर्ट का फैसला है, तो पहले इसके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए और उसके बाद फिर देखते हैं कि हुकूमत को जो वो मांग रही है वो मिलता है या नहीं मिलता। एडहॉक जजेस के मामले के ऊपर अब बार एसोसिएशंस बोलना शुरू हो गई हैं। देखिए, 4 जजेस के नाम आए थे जिनमें से 2 ने कन्फर्मेशन दे दी है और 2 जजेस के बारे में खबर आ रही है कि वो इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते। अब काजी फायद ईसा साहब की चॉइस के ऊपर तो नहीं होगा ना, ये तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर आएगा, फिर वहां पे फैसला होगा कि किसको बनाना और किसको नहीं बनाना। और बनाना भी है तो क्यों बनाना है, इसके ऊपर जो है वो पेशावर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने और कराची बार एसोसिएशन ने, दोनों बार्स ने मजम्मत कर दी है 9 मुहर्रम वाले दिन। अभी क्योंकि 9 और 10 मुहर्रम है तो 11 मुहर्रम से हमें नजर आएगा कि बाकी बार कौंसल्स और वकला इसके बारे में अपनी राय देंगे। हामिद खान साहब ने बहुत क्लियरली कह दिया कि ऐसा हम नहीं होने देंगे। अगर ऐसा किया गया या ऐसा करने की कोशिश की गई तो फिर इस मामले के ऊपर हम तहरीक चलाएंगे। और वकला की तहरीक जो है वो काफी अरसे से दबती चली आ रही है। बार बार वकला जो है वो किसी मामले पे इकट्ठे होते हैं, फिर मामला कहीं और मुड़ जाता है। तो मेरे ख्याल में कोई भी चिंगारी इस आग को भड़का सकती है। हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए और एक के बाद एक और गड़ा अपने लिए नहीं खोदना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के मामले पर हुकूमत फरार हो गई है। देखिए, पहले वो बेचारे से इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी, वो इतना सीरियस मुंह बना के, इतना चिल्ला चिल्ला के, कुर्सी से उछल उछल के वो बेचारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था। उससे बेचारे से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी, हम पाबंदी लगा रहे हैं, फैसला हो चुका है और हम गद्दारी के मुकदमे बना रहे हैं, फैसला हो चुका है। तो पहले जनाब फैसला सुना दिया उन्होंने सारों को, और फैसला सुनाने के बाद जब मामला आया उसके ऊपर अमल दरामद का तो पता चला कि इत्तेहादी बिगड़ गए हैं। वो जो इत्तेहादी जमाते हैं उन्होंने कहा जी हमसे तो आपने पूछा ही नहीं, आप खुद ही फैसले कर रहे हैं। क्योंकि मियां नवाज शरीफ ने जिनके साथ मिलकर तय किया था, मियां साहब को पूरा कॉन्फिडेंस था कि ये बाकी सारों को भी मना लेंगे। अगर मैं यहां से ऐलान कर दूंगा तो ये बाकी सारों को खुद ही मना लेंगे। लेकिन वो बाकी सारे जो हैं उन्होंने इसके ऊपर बड़ा ठंडा ठंडा सा रद्द-ए-अमल दिया। पीपल्स पार्टी ने कहा अब फाइनली कि हमारे लोग जो रद्द-ए-अमल दे रहे हैं उसको ना माना जाए, बल्कि रद्द-ए-अमल वही है जो आएगा पार्टी की तरफ से ऑफिशियली। अब इसमें कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो मैं आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले तो अमेरिका का मैं आपको बताऊं, अमेरिका ने इसके ऊपर इजहार किया है तशवीश का। यानी अमेरिका में जब यह सवाल किया गया तो मैथ्यू मिलर ने कहा कि सियासी जमात पर पाबंदी के हुकूमती बयान देखें, ऐसा महसूस होता है कि यह सियासी पेचीदा अमल का आगाज किया जा रहा है, ताहम इसके अंदरूनी अमल और फैसलों पर अमेरिका नजर रखेगा। और मैथ्यू मिलर ने मजीद कहा कि किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी बाइस तशवीश है, क्योंकि ये इकदाम इंसानी हुकूक, आज़ादी इजहार राय, आईनी और जमहूरी उसूलों की पुरअमन पासदारी का मुखालिफ है। ये बात जनाब मैथ्यू मिलर ने की है। इसके अलावा एक स्टेटमेंट जो है वो फजल रहमान साहब का भी लेटेस्ट है, वो भी आपको मैं बताता हूं। लेकिन पहले आप ये देख लें कि इस पे एमएल वली खान ने क्या कहा। एमएल वली खान जो एएनपी के सरबराह हैं,
और उन्होंने कहा कि हम कभी गैर जमहूरी आमरीत की हमायत हमने नहीं की, हमारी ये तारीख है, और सियासी नज़रियाती इख्तलाफात के बावजूद PTI पर पाबंदी आयद करने की हम मुखालफत करते हैं। इसकी बुनियाद जनरल अयूब खान ने रखी थी। बदकिस्मती से पाकिस्तान में तारीख से सबक नहीं सीखा जा रहा। फिर उन्होंने ये कहा कि बार बार पॉलिटिकल पार्टीज जब हुकूमतों में बदलती हैं तो बेनिफिशरीज बदल जाते हैं और सबका मौक़िफ़ बदल जाता है। कभी वो इनकलाबी बन जाते हैं और कभी जो बेनिफिशरी बन जाते हैं तो लोग झूठे नारे लगाते हैं। फिर उन्होंने ये कहा कि ANP जमहूरी रवायात की कदर करते हुए किसी भी पाबंदी की हमायत नहीं कर सकती। पाबंदी लगानी है तो फौजी इदारों की सियासत में मुदाखलत पर पाबंदी लगाई जाए। और साथ उन्होंने ISI एजेंसी का नाम लिया कि जनाब उनकी सियासत में मुदाखलत के ऊपर पाबंदी लगाई जाए। ये एमल वली खान का स्टेटमेंट था। फजलुर रहमान साहब ने इसमें क्या कहा? फजलुर रहमान साहब ने कहा कि ताकतवर हल्के समझ जाए, सियासत में उनकी मुदाखलत मुल्क के लिए नुकसानदेह है। उन्होंने कहा कि मुल्क में अदम इस्तेहकाम की बड़ी वजह अस्करी इदारों की मुदाखलत है। फजलुर रहमान ने कहा कि ताकतवर हल्के समझ जाएं कि सियासत में उनकी लगातार मुदाखलत मुल्क के लिए नुकसानदेह है। और 2018 और 2024 के इंतखाबात के नताइज ने इदारों की सरेआम मुदाखलत का पोल खोल दिया है। उन्होंने कहा कि अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन से मुल्क भर बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा में बेचैनी में इजाफा होगा। तो फजलुर रहमान साहब ने कहा कि जी यानी वो भी मुखालफत कर रहे हैं लगातार, और इदारों की सियासत में मुदाखलत पर भी वो मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो पाबंदी लगने का मामला है इसमें भी उन्होंने कोई पॉजिटिव रिएक्शन नहीं दिया। इरफान सिद्दीकी साहब ने एक बड़ा अजीबोगरीब स्टेटमेंट दिया है, हालांकि वो एक सहाफ़ी रहे हैं और उनका स्टेटमेंट मुझे तो बहुत ही अजीब लगा। इरफान सिद्दीकी साहब कहते हैं कि मुल्की तरक्की को नुकसान पहुंचाना इस्तेहकाक है तो ये हक सबको होना चाहिए। किसी सियासी जमात पर पाबंदी की हमायत या मुखालफत से पहले आइन का आर्टिकल 1 पढ़े। अगर किसी ग्रुप को मुल्की तरक्की और खुशहाली को नुकसान पहुंचाने का इस्तेहकाक हासिल है तो फिर ये इस्तेहकाक सबको होना चाहिए। तो इस तरह तो इरफान सिद्दीकी साहब पाकिस्तान से बाहर मनी लॉन्ड्रिंग करने का इस्तेहकाक भी सबको होना चाहिए। इस तरह तो आपकी लीडरशिप की तरह बाहर प्रॉपर्टीज बनाने का इस्तेहकाक भी सबको होना चाहिए। इस तरह तो मियाँ साहब की तरह सबको इस्तेहकाक होना चाहिए कि वो जब दिल करे इनकलाबी बन जाए और जब दिल करे बूट पॉलिश हाथ में पकड़ ले, ये भी इस्तेहकाक सबको होना चाहिए। फिर जब मर्जी कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दे, ये भी इस्तेहकाक सबको होना चाहिए। फिर जब दिल करे लोगों को इनकलाब पे लगाकर मुल्क छोड़ के बैरून मुल्क भाग जाए और वहां जाके ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजारें यूरोप के अंदर, ये भी इस्तेहकाक सबको होना चाहिए। ये अब मीठा मीठा हफ हफ कड़वा कड़वा थू थू तो नहीं है ना। राणा सनाउल्लाह साहब का अगर एक स्टेटमेंट आप देखें तो आपको इनकी पूरी मेंटेलिटी इस वक्त की आपको समझ आ जाएगी कि ये क्या कर रहे हैं। यानी माइट इज राइट में कौन सा उसूल होता है? राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं रोना धोना बंद करें, जो आपसे बन पड़ा वो आप करें, जो हमसे बन पड़ा वो हम करेंगे। एक तो राणा सनाउल्लाह साहब हम आप ना कहें। देखें मामला ये है कि आप रियासती वसाइल को एक सियासी जमात के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, रियासती इदारों को और रियासती वसाइल को एक सियासी जमात के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, उनको उठा के जेलों में डालते हैं, बगैर मुकदमात के बंदे गिरफ्तार करते हैं, MPO के तहत बंदे बंद करते हैं, उनके ऊपर बदतरीन टॉर्चर आप करते हैं, पुलिस को आप इस्तेमाल करते हैं ज़ाती फोर्स के तौर पे, बाकी इदारों को आप इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी सिचुएशन में राणा सनाउल्लाह साहब माइट इज़ राइट के उसूल के ऊपर अगर चलना है ना, तो फिर इस मुल्क में आप खुद कह रहे हैं कि ना कोई रूल ऑफ लॉ है और ना आइन की हुक्मरानी है, ना कोई कानून है ना आइन है। अगर आप कई दहाइयों की सियासत करने के बाद राणा सनाउल्लाह साहब इस नतीजे पर पहुंचे हैं और आपकी सियासत का हासिल हुसूल ये है कि माइट इज राइट, तो फिर राणा साहब आपकी सियासत के लिए तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और डर पता किस बात का है? डर इस बात का है कि राणा सनाउल्लाह साहब ने स्टेटमेंट दिया कि इमरान खान जेल से बाहर आ गया तो हमें एस्टेब्लिशमेंट भी नहीं बचा सकती। यानी इसमें दो चीजें हैं। एक तो राणा सनाउल्लाह साहब का खौफ बोल रहा है कि पब्लिक अब इनके इतनी ज्यादा खिलाफ हो चुकी है और इमरान खान के साथ इतना ज़्यादा जुड़ गई है कि उन्हें लगता है कि हमारी कोई बचत नहीं है अगर इमरान खान जेल से बाहर आ गया। और दूसरा वो एतराफ़ ये कर रहे हैं कि इस वक्त हमें एस्टेब्लिशमेंट प्रोटेक्ट कर रही है, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट हमें बचा रही है, लेकिन अगर इमरान खान जेल से बाहर आ गया तो फिर हमें पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट भी नहीं बचा सकेगी। ये भी राणा सनाउल्लाह साहब का स्टेटमेंट है। और फिर सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने पाबंदी लगाने के मामले पर एक बात कही। उन्होंने कहा खुदा जिसे तबाह करना चाहता है ना, उसे तबाह करने से पहले पागल कर देता है। मेरे वालिद साहब एक बात कहा करते हैं मुझे कि ऐसा नहीं होता कि जब रब किसी से नाराज़ हो और उसकी कमबख्ती आ जाए तो कोई आसमान से डंडा नहीं उतरता जो उसके सर पे लगता है, अल्लाह उसकी माती मार देता है। वो जो फैसला करता है उसका उल्टा होना शुरू हो जाता है।
ये मेरे वालिद साहब हमें समझाते थे कि उसके फैसले उसको गलत साबित करना शुरू कर देते हैं, उसकी अल्लाह ताला मत्ती मार देता है, उसको सही बात ही समझ नहीं आती। तो मुझे लगता है इनकी मत्त मारी गई है। कभी ये कहते हैं हमने सुप्रीम कोर्ट से लड़ना है, कभी ये कहते हैं हमने इमरान खान से लड़ना है, कभी ये कहते हैं हमने पाकिस्तान की आवाम से लड़ना है, कभी ये कहते हैं हमें झूठे मैंडेट के ऊपर हुकूमत बनाकर दे दो, कभी ये कहते हैं जनाब हमें जो है वो एड हॉक जजेस चाहिए, कभी ये कहते हैं अपनी मर्जी की हमने अदालतें चलानी है, कभी ये कहते हैं जनाब हमने फलां जमात के ऊपर पाबंदी लगानी है, कभी ये कहते हैं हमने साबिक सदर पे और वज़ीर आज़म पे जो है वो गद्दारियों के मुकदमे बना देने हैं। यानी ये तो इनकी मत्ती मारी गई है, ऐसा लगता है ये दीवाने का ख्वाब देख रहे हैं। आप जिस काम के लिए इनको हुकूमत में लाकर बिठाया गया, अव्वल तो अवाम ने नहीं बिठाया, ये अवाम की मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती आकर हुकूमत में बैठ गए। जिस मकसद के लिए इनको लाकर बिठाया गया, एक दिन इन्होंने उस मकसद के ऊपर काम नहीं किया। सुबह इमरान खान, शाम को इमरान खान, दोपहर को इमरान खान। ऐसा लगता है डॉक्टर ने खुराक नहीं दी होती कि आपने इतने बजे ये गोली खानी है, नाश्ते से पहले ये खानी है, नाश्ते के बाद ये खानी है, खाने के दरमियान में आपने ये गोली खानी है, रात को सोने से पहले आपने ये गोली खानी है। तो मेरे ख्याल में जैसे टैबलेट लेता है ना मरीज, और मरीज भी वो बेचारा जो वेंटिलेटर पे पड़ा हो, बिल्कुल ही फारग हो गया हो, इस तरह के मरीज वाली इनकी हालत है कि सुबह दोपहर शाम रात हर वक्त सोते में जागते में इनको इमरान खान के अलावा नजर ही कुछ नहीं आता। और भैया आपको जाली हुकूमत बना के दी है, काम तो कर लो यार, कोई लोगों को रिलीफ दे दे, कोई टक्के का रिलीफ आपने अभी तक पाकिस्तान की आवाम को दिया हो। जिस दिन से आप लोग हुकूमत के अंदर आए हैं, आवाम के ऊपर जो है वो आवाम तो समझ रही है कि मनहूसत तारी हो गई है, अजीबोगरीब किस्म की। यानी आप उठाकर देख लें 10 अप्रैल 2022 से लेकर अब तक ये जो सबने मिलकर जरदारी ने, नवाज शरीफ ने सबने मिलकर हुकूमत बनाई, वो जब से हुकूमत बनी तब से लेकर अब तक कोई एक अच्छी खबर दे दें पाकिस्तान के लिए, कोई एक अच्छी खबर दे दें पाकिस्तान के लिए कि जनाब ये चीज में पाकिस्तान आगे चला गया या बेहतर हो गया। हर चीज का इन्होंने बेड़ा गर्क किया, कोई एक चीज बेहतर नहीं हुई। मैं नहीं कह रहा कि इमरान खान साहब के दौर के अंदर कोई दूध और शहद की नहरें बह रही थी, लेकिन जो भी था ना वो इससे तो बहुत ही बेहतर था। और ये पूरा पाकिस्तान आज ना सिर्फ तस्लीम करता है, पूरा पाकिस्तान इस बात को मान रहा है और इसकी गवाही दे रहा है। मखसूस नशिस्तों के मामले में थोड़ी सी तब्दीली हो रही है, बाद में बात करेंगे इस पर। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।